नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 22 दिन बाद बिहार की राजनीति में बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। पटना के गांधी मैदान में हुए मेगा शपथ ग्रहण समारोह में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो नाम रहा वो था निशांत कुमार का। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब सम्राट चौधरी की कैबिनेट का हिस्सा बन चुके हैं। राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई, जबकि मंच पर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और खुद नीतीश कुमार मौजूद रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले निशांत कुमार मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए? क्या ये सिर्फ सत्ता में वापसी है या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े प्लान की शुरुआत है? और पिछले 22 दिनों से आखिर कौन लोग निशांत को मनाने में जुटे हुए थे? और इस पूरे कैबिनेट विस्तार से तेजस्वी और विपक्षी दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बिहार की राजनीति में इससे सबसे बड़े सियासी ट्विस्ट की पूरी कहानी बताएंगे आपको हम स्पेशल स्टोरी में। नीतीश की विरासत अब निशांत के हाथ। अमित शाह ने खुद निशांत को किया फोन। बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में जो सबसे बड़ा नाम अचानक उभर कर सामने आया है वो है निशांत कुमार का नाम। अब तक राजनीति में दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार अब सीधे सत्ता के केंद्र में पहुंच चुके हैं। सम्राट चौधरी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में जब उनका नाम सामने आया तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि पिछले कई सालों से निशांत कुमार को लेकर सिर्फ अटकलें ही लगती थी। लेकिन इस बार मामला सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने पटना के गांधी मैदान में मंत्री पद की शपथ ली और वो बिहार की सरकार का हिस्सा बन गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले निशांत कुमार अचानक से ही सरकार में आने के लिए तैयार हो गए? दरअसल इसके पीछे कई वजह है और हर वजह सीधे जेडीयू की राजनीति, नीतीश कुमार की विरासत और बिहार के आने वाले चुनावों से जुड़ी हुई है। सबसे पहली और सबसे अहम वजह बनी सद्भाव यात्रा। 3 मई 2026 को निशांत कुमार ने चंपारण से अपनी सद्भाव यात्रा शुरू की थी। इस यात्रा में वो रथ पर सवार होकर पश्चिम चंपारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, बेतिया, बगहा और वाल्मीकि नगर तक पहुंचे। पार्टी के अंदर से जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके मुताबिक इस यात्रा ने निशांत कुमार की सोच बदल दी। जहां जहां वो पहुंचे वहां वहां कार्यकर्ताओं और आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोग उन्हें घेर लेते थे, उनसे हाथ मिलाना चाहते थे, फोटो खिंचवाना चाहते थे और सबसे बड़ी बात, हर जगह उनसे एक ही मांग की जा रही थी कि अब सिर्फ संगठन नहीं, सरकार में भी आइए। जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर निशांत कुमार सिर्फ यात्रा और संगठन तक सीमित रहेंगे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उन्हें सरकार में रहकर फैसले लेने चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। लगातार मिल रहे इस फीडबैक ने निशांत कुमार का आत्मविश्वास बढ़ाया। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार के बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक नए नेता के रूप में देखना चाहते हैं। यही वजह है कि जो निशांत पहले राजनीति में खुलकर आने से बचते थे वही अब मंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन सिर्फ कार्यकर्ताओं का दबाव ही इसकी वजह नहीं था। इसके पीछे भाजपा और जेडीयू की टॉप लीडरशिप की भी बड़ी भूमिका रही है। पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि निशांत कुमार को सरकार में लाया जाएगा। शुरुआत में उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की भी चर्चा हुई थी। जेडीयू और भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उन्हें इसके लिए मनाने की कोशिश भी की थी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी लगातार उनके संपर्क में थे, लेकिन उस समय बात आगे नहीं बढ़ सकी। कहा गया कि खुद नीतीश कुमार भी निशांत को सीधे डिप्टी सीएम बनाने के पक्ष में नहीं थे। शायद वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी एकदम से नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज हुई वैसे वैसे नेताओं की कोशिशें और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। लल्लन सिंह ने लगातार निशांत कुमार के साथ बैठकें की। उन्हें समझाया गया कि अब सिर्फ पर्दे के पीछे रहने से काम नहीं चलने वाला, पार्टी को उनकी जरूरत है। सूत्रों के मुताबिक आखिर में मामला
इतना आगे बढ़ गया कि अमित शाह ने खुद निशांत कुमार से बात की। उन्हें साफ कहा गया कि आपको सरकार में आना ही होगा क्योंकि ये समय की जरूरत है। भाजपा भी समझ चुकी थी कि अगर जेडीयू को मजबूत रखना है और बिहार में एनडीए की पकड़ को बनाए रखना है तो निशांत कुमार को आगे लाना जरूरी है। जेडीयू के सीनियर नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने भी साफ कहा कि निशांत कुमार का सरकार में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उनके मुताबिक सद्भाव यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मांग उठाई थी उसके बाद से पार्टी पर भी दबाव बढ़ता चला गया था। पार्टी के नेताओं को लगने लगा था कि अगर अब भी निशांत को आगे नहीं लाया गया तो कार्यकर्ताओं में निराशा फैल सकती है। असल में पूरी कहानी सिर्फ एक मंत्री पद की नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ी चिंता जेडीयू के भविष्य की है। नीतीश कुमार अब धीरे धीरे बिहार की सक्रिय राजनीति से दूरी बनाते दिख रहे हैं। उनका राज्यसभा जाना और दिल्ली की राजनीति की तरफ बढ़ना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बिहार में अब उनकी भूमिका पहले जैसी नहीं रही है। ऐसे में जेडीयू के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि नीतीश कुमार के बाद आखिर पार्टी का चेहरा कौन होगा, कौन पार्टी की कमान संभालेगा। कई सालों तक जेडीयू का मतलब सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही रहा है। पार्टी का पूरा ढांचा उन्हीं के भरोसे पर खड़ा था, लेकिन अब जब वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं तो पार्टी के अंदर खालीपन सा महसूस होने लगा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के नेताओं ने निशांत कुमार को यही समझाया कि अगर अभी कोई नया चेहरा सामने नहीं आया तो जेडीयू के कार्यकर्ता बिखर सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब बड़ा नेता सक्रिय राजनीति से दूर होता है तो पार्टी कमजोर पड़ने लग जाती है। नेताओं और कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होने लगता है। ऐसे में पार्टी को एक ऐसा चेहरे की जरूरत होती है जिस पर लोग भरोसा कर सके और जो बिना विवाद के पार्टी को आगे ले जा सके। यही वजह है कि निशांत कुमार को आगे लाने का फैसला लिया गया था। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है और वो ये है कि बिहार का लव कुश समीकरण। बिहार की राजनीति में कुर्मी और कोयरी समाज का समीकरण एक लंबे समय से बेहद अहम माना जाता रहा है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं जबकि सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं। एनडीए को लगता है कि अगर इन दोनों समाज को हम एक साथ मजबूती से जोड़कर रखा जाए तो बिहार में विपक्ष के लिए चुनौती और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार के सक्रिय राजनीति से दूर होने की खबरों के बाद कुर्मी समाज के भीतर अब बेचैनी बढ़ने लगी थी। लोगों को लगने लगा था कि अब उनका नेतृत्व कमजोर पड़ सकता है। राजनीति में एंट्री की पारिवारिक प्लानिंग, तेजस्वी के एम-वाई समीकरण पर खतरा। जेडीयू ने निशांत कुमार को आगे कर एक तरह के लवकुश समीकरण को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। पार्टी चाहती है कि कुर्मी समाज को ये संदेश दिया जाए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब उसका नया चेहरा भी सामने आ चुका है। यही वजह है कि निशांत कुमार को सिर्फ मंत्री नहीं बनाया गया बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल में काफी अहम जगह भी दी गई है। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार को मनाने में परिवार की भी बड़ी भूमिका रही। उनके रिश्तेदार, फूफा फूफा और परिवार के करीबी लोग लगातार उन्हें समझा रहे थे कि अब उन्हें सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। परिवार का मानना था कि पढ़े लिखे और शांत स्वभाव वाले निशांत कुमार राजनीति में एक अलग छवि बना सकते हैं। यही वजह है कि आखिरकार परिवार का दबाव भी उन पर असर डाल गया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा भी काफी तेज है। कहा जा रहा है कि निशांत कुमार के मंत्री बनने के पीछे सरकारी बंगले का भी बड़ा मामला है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना किसी आधिकारिक आवंटन के 7 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले में रह रहे हैं, क्योंकि नियम के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला नहीं दिया जाता। ऐसे में अगर निशांत कुमार मंत्री बन जाते हैं तो उन्हें सरकारी बंगला आसानी से मिल सकता है और इस विवाद को खत्म किया जा सकता है। साथ ही उनकी Z+ सिक्योरिटी को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था। मंत्री बनने के बाद अब इन चीजों को लेकर सरकार के पास जवाब भी होगा और व्यवस्था भी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे कैबिनेट विस्तार का असर तेजस्वी यादव और आरजेडी पर कितना पड़ेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति अब सिर्फ सरकार बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि 2030 की चुनाव की राजनीति तैयारी
अभी से शुरू हो चुकी है। भाजपा और जेडीयू दोनों समझ चुके हैं कि अगर उन्हें विपक्ष को कमजोर दिखाना है, कमजोर करना है, तो सिर्फ पुराने जातीय समीकरणों से काम नहीं चलेगा। इसलिए अब नई सोशल इंजीनियरिंग पर काम हो रहा है। भाजपा की कोशिश है कि वो ईबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करे। सम्राट चौधरी को आगे करके पिछड़े वर्ग में नया नेतृत्व तैयार कर रही है। वहीं कैबिनेट में बड़ी संख्या में दलित और ईबीसी चेहरों को शामिल कर सामाजिक संदेश देने की कोशिश भी की गई। इसका सीधा असर तेजस्वी यादव की MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर पड़ सकता है, क्योंकि अगर आज भाजपा और एनडीए पिछड़े वर्ग, दलित और ईबीसी वोटरों को अपने साथ मजबूती से जोड़ लेते हैं, तो आरजेडी का पारंपरिक समीकरण जो है वो कमजोर पड़ सकता है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी सरकार विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था पर बेहतर प्रदर्शन करती है, तो विपक्ष के लिए सिर्फ जातीय राजनीति के सहारे चुनाव लड़ना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो MY समीकरण से बाहर निकलकर नए सामाजिक समूहों तक कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि अब बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही है और सिर्फ पुराने वोट बैंक के भरोसे चुनाव जीतना आसान नहीं होने वाला। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।